आज का जो लेक्चर महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग दिसंबर नेट का एग्ज़ाम देंगे और बीटीईटी नहीं, बेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है समय में, जो लोग बेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेट वाले भी अभी से लग जाएं, और जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे नेट जेआरएफ का, तो वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। इसमें मैं आपको हायर एजुकेशन से संबंधित जो क्लास लूँगा, और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, पूछे जाते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग शिक्षा का जो किस प्रकार से विकास हुआ है उसको शुरुआती चरण से पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमारा जो है प्राचीन इतिहास में एजुकेशन सिस्टम था और वो किस प्रकार से आगे बढ़ते आया है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको हर एक लेवल में, खास करके नेट जेआरएफ में तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और बेट जो एग्ज़ाम होगा वहाँ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो नेट का एग्ज़ाम होता है या बेट जो होगा उसका जो पेपर 1 है वो मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी से जुड़ जाए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे कम टाइम मिलता है तैयारी करने का, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे द्वारा आपको जो कवर किया जाएगा वो सिलेबस के बारे में चर्चा मैं पहले कर दूं। मैं आपको इन सब तथ्यों को, इन सब टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करूंगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। अगर आप 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन, तो आपको बेट या नेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन उनका पेपर 1 अच्छा नहीं जाता है, जो 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर का होता है। अगर आपको जेआरएफ निकालना है या नेट निकालना है या बेट निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग मेरा बात मानिए और पेपर 1 जो है उस पर फोकस कीजिए। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, वो लास्ट में भी आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो पेपर 1 है वो आपको करना होगा। और यही सिलेबस आगे चल करके जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी या अभी भी टीआरई के एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ भी जो है इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, खास करके शिक्षक के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड को करवाया जाएगा। फिर है आपका शोध अभिक्षमता, और टोटल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। उस शिक्षा के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके आईसीटी के होते हैं, कंप्यूटर पे आधारित, 5 क्वेश्चन डीआई के होते हैं, 5 क्वेश्चन युक्ति युक्त तर्क के होते हैं। उसके बाद संप्रेषण कम्युनिकेशन के 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। फिर गणित के जो मैथमेटिकल तर्क है उससे क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन इन सब टॉपिकों से रहता है। अब एक गद्यांश दे देगा, उसको कहेगा आप इसका जो क्वेश्चन आंसर बनाइए, प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव। तो गद्यांश जो ऐसे रहता है लिखा हुआ पैसेज, उसको आपको बनाना होता है, तो आप वहाँ से 5 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है, संप्रेषण आसान सा टॉपिक है, यहाँ से कर सकते हैं। गणितीय तर्क से कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली से कर सकते हैं, पर्यावरण से कर सकते हैं, और आईसीटी लैब। तो टॉपिक कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बल्कि हर एक सेक्शन के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके पर्यावरण के 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, उस शिक्षा प्रणाली के 4-5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर 10 टॉपिक है, 5 से गुना कर लीजिए, 50 क्वेश्चन हो जाता है। यानी 5-5 क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में, नेट या बेट के एग्जाम में पेपर 1 में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग टीचर बन चुके हैं 11-12 में, पीजी कर रखे हैं, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, या फिर नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
जो लोग केवल बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई के एग्जाम का, तो वो भी देख लें, सुन लें अच्छे से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि आज का जो क्लास है वो मैं आपका उच्च शिक्षा प्रणाली का लूँगा, हायर एजुकेशन का, और इसमें हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से वैदिक सभ्यता, जो प्राचीनतम भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और वहीं से शुरुआत हुई है एजुकेशन सिस्टम का, तो वहाँ से लेकर के हम लोग मिडेवल यानी मध्यकालीन इतिहास तक की घटना आज पढ़ेंगे। फिर हम लोग आधुनिक इतिहास में किस प्रकार से विकास हुआ है, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति बाद कैसे हुआ है विकास, और किन किन संस्थानों का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, जिससे 5 क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को मैं लेकर के पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, और अभी से जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर, उम्दा कह सकते हैं हो जाएगी, जिससे कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो भी टीचर से पढ़ा है तो मैक्सिमम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको आपको कराते रहते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पे बहुत कम ही टीचर हैं जो यूट्यूब के माध्यम से आपको थ्योरी पे विशेष ध्यान देते हैं। तो जो लोग थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उसके लिए मेरा क्लास महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लास्ट में सेशन लूँगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज भी करूँगा इसका। ठीक है, और मेरे संस्थान के द्वारा बहुत जल्द टेस्ट सीरीज की जो प्रक्रिया है, टेस्ट सीरीज वाला जो सिस्टम है वो लाया जा रहा है, जिससे कि मैं आपको बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम का और साथ साथ नेट बेट का भी जो है टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे चल रहा है, ठीक है, उससे आप ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली की। तो उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है देखा जाए भारतीय इतिहास में तो प्राचीन समय से ही है, वैदिक सभ्यता से ही हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली का थोड़ा बहुत जो है विकास देखने को मिल जाता है। सबसे पहले एक कथन है वो मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद का, ज्ञान स्वयं में क्या है, वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ठीक है, यानी ज्ञान जो है ये इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं कि जब हम किताब पढ़ते हैं तभी वो चीज़ को सीखते हैं। बहुत सारा चीज़ आप एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। यानी शिक्षा जो है, ज्ञान है, पूरे धरातल पे बिखरा पड़ा है, बस हम जब उसको अपने चिंतन मनन से आत्मसात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो वही है, ज्ञान स्वयं अपने आप में वर्तमान है, जो आप जी रहे हैं, आसपास जो भी देख रहे हैं सब में ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, मनुष्य केवल क्या होता है, उस ज्ञान को उसमें से खोज लेता है, आविष्कार कर लेता है। ठीक है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है, बहुत ही कह सकते हैं अच्छा कथन है। भारत में अब बात करेंगे औपचारिक शिक्षा। एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसकी चर्चा करते हैं। अनौपचारिक रूप से जिसका व्यवस्थित रूप नहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते होंगे साक्षरता अभियान चलता है तो उसके माध्यम से भी शिक्षा दिया जाता है, लेकिन वो सब अनौपचारिक शिक्षा के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो भारत में जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है उसकी शुरुआत कैसे हुई है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के तहत यह मौलिक अधिकार दिया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, और जब संयुक्त राष्ट्र ने ही दे दिया शिक्षा को मौलिक अधिकार, तो हर एक देश का भी कर्तव्य था कि वो भी अपनी जनता को शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में दे। और इसीलिए भारतीय संविधान ने भी सबसे पहले इसको अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो डीपीएसपी का पार्ट है उसके तहत रखा। चूँकि यह कानूनी रूप से कह सकते हैं न्यायालय में वाद योग नहीं होता है, तो चूँकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास उतनी संसाधन नहीं थी कि इसको अनिवार्य रूप से सभी लोगों को
दिया जाए मौलिक अधिकार के रूप में, क्योंकि मौलिक अधिकार देने के लिए भी संसाधन की आवश्यकता होती है। शिक्षा तो फ्री में आएगा नहीं, उसके लिए टीचर की नियुक्ति होती, उसके लिए बहुत सारा सिस्टम बनाया जाता है, स्कूल बनाए जाते, तब जा करके जनता को, भारतीय जनता को शिक्षा मिलती। तो शुरुआती चरण में इसीलिए इसको मौलिक अधिकार के तहत ना रख करके राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत ही रखा गया था, अनुच्छेद 45। और वह निर्देशित करता है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य का उत्तरदायित्व है, संयुक्त रूप से। ठीक है, तो कई बार पूछेगा कि सार्वभौमिक, निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करना राज्य और केंद्र का किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त उत्तरदायित्व है, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 45 के तहत है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, उसका पार्ट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है अनुच्छेद 45 से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर एक, देखिए, हर एक तथ्य कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए एक एक लाइन को जब आप थ्योरी में अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए होंगे, घबराएं नहीं, रिजल्ट में आप लोग रहेंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए थे 110% उनका रिजल्ट बनने वाला है, बशर्ते उन्होंने पूरा वीडियो और नोट्स को देखा होगा एक बार भी। तो चूँकि इस बार जो है रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है और बहुत सारे लोग सफल होंगे। जो लोग एवरेज हैं लगभग लोग सफल हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे थे, जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे तो उनकी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी एवरेज मेहनत कर रहे थे उनको सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, इंतज़ार कीजिए। अभी आंसर किया है, सुनने में आ रहा है कई आंसर की गलत है, तो आप लोग जो है बीपीएससी के साइट पे अपना जो भी उसमें डाला जाता है, कोई भी शंका है कि उसका आंसर गलत है तो उसको साक्ष्य के साथ आप उसको दे सकते हैं बीपीएससी को। ठीक है, तो देख लीजिए कितना क्वेश्चन गलत है, नहीं है। कई लोग बोले थे 10 से 15 क्वेश्चन, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता है 10 से 15 क्वेश्चन होगा गलत। और मैंने इसका विश्लेषण चूँकि अभी नहीं किया है, तो फिर जब मैं करूँगा तो बताऊँगा। हो सकता है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन जनरली रहता नहीं। आप ही लोग के द्वारा कहा गया है, तो मुझे पता चला है कि कुछ क्वेश्चन गलत है आंसर की में। चलिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी सबसे पहला एक प्राइमरी लेवल पे, जो आप 1 to 5 लेवल में पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात होती है। उसके ऊपर आपका माध्यमिक, मिडिल स्कूल जब आप जाते हैं 6 to 8 में पढ़ाई करते हैं। फिर आप उच्चतर शिक्षा आप जब जाते हैं 11-12 में प्लस ग्रेजुएशन में, तो वो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे तृतीय स्तर की शिक्षा कहला जाती है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा, चूँकि आप लोग जब नेट का एग्जाम में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन नेट के एग्जाम में उच्च शिक्षा से संबंधित आता है। और जो लोग बैठते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में, तो वहाँ पे प्राइमरी, अगर आप ये प्रधानाध्यापक के एग्जाम में बैठे होंगे तो उनको पता होगा कि तीनों स्टेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, नेट जेआरएफ प्रोफेसर बनने के लिए, तो वहाँ पे उच्च शिक्षा के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 स्तर में औपचारिक शिक्षा को बांटा गया है। अगर पूछेगा औपचारिक शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 3 स्तर में, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। ठीक है, चलिए, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति किस प्रकार से हुई है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भारत में उच्च शिक्षा का विकास हुआ है, उसको हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग प्राचीन समय में जाते हैं। सबसे पहला काल तो अगर हम देखें आदि ऐतिहासिक काल का, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि आज तक उसके अभिलेख पढ़े नहीं गए हैं, अभिलेख लिखे जरूर गए थे, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उस काल के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद का जो काल है, आर्यों का जो काल है, वैदिक सभ्यता, वहाँ से आपको शिक्षा के जो रूपरेखा है वो आपको दिखाई देने लगता है। चूँकि वहाँ पे 4 वेद का निर्माण हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वहाँ पे आपको शिक्षा का देखेंगे कि किस प्रकार से श्रुति आधारित शिक्षा का विकास हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के दौरान किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी।
भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से ही माना जाता है। प्राचीन साहित्य जैसे आप देखेंगे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद है, इसमें हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से जानकारी मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है। संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय अगर बात करें तो 700 ईसा पूर्व यानी ईस्वी पूर्व में 700 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था तो याद रखिएगा, कई लोग नालंदा मार के खुश हो जाते हैं, नालंदा नहीं था। उससे भी पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि गांधार में हुआ करता था। ठीक है, और कहा जाता है कि यहीं से चाणक्य ने भी अपनी स्नातक की डिग्री ली थी। उसके बाद का है काल आपका चौथी 455 ईस्वी पूर्व के आसपास आपको नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित हुआ था गुप्त काल में। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछे तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि गांधार में था, अभी वो विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, 700 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, कट ऑफ की चर्चा जब करेंगे तब, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई आपको करवा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है किसी भी एग्ज़ाम का इस बार, पीआरटी हो चाहे आपका 6 to 8 हो चाहे 9 to 12 है, एवरेज आपका जाएगा। और मुझे लगता है कि 65-70 के, अगर 70 प्लस में आप किसी भी पेपर में हैं, 70 प्लस में है तो आपका रिजल्ट बनने का पूरा संभावना है, इसलिए परेशान नहीं हो। 70 प्लस है तो कंफर्म होगा 1 to लेकर के 12 तक में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें। और जो बीत गया, जो एग्ज़ाम दे लिया, अब रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, आंसर की दिया है मिलाइए और टेंशन नहीं लीजिए। हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। ठीक है, आगे का तैयारी कीजिए, आगे का लक्ष्य रखिए। हो सकता है प्राइमरी में ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, यहाँ 30-35 हज़ार सैलरी मिलेगा, वहाँ आपको लाखों में मिलेगा। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जो पीआरटी में और इसमें जो लोग पीजी कर रखे हैं, बीएड की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी सबसे बड़ी बात है। कई लोग बीएड नहीं कर रखे हैं तो उनको भी टेंशन की बात नहीं, पीजी अगर कर रखे हैं तो पीजी पे भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग प्रोफेसर बनने की तैयारी में हैं। प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम दीजिए, उसको बात ख़त्म कीजिए। जब एग्ज़ाम से पहले जो भी जितना बोलना है, सोचना है, सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा। ना ही वीडियो देखिए और ना ही किसी को ये सब सजेस्ट कीजिए इतना जाएगा उतना जाएगा, जितना जाना होगा चला जाएगा। और जो भी टीचर बताता है एक अनुभव के आधार पर ही बताता है, हम लोग भी बताते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो एकदम 100% सही ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो सब चक्कर में नहीं रहे, एग्ज़ाम हो गया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट आएगा, हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो जाएगा जो तब भी आप परेशान होंगे, इसीलिए नहीं हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है, आप आगे बढ़िए, उससे ऊपर में जाइए। चलिए, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली टॉपिक है। शिक्षा को वैदिक युग से ही कह सकते हैं प्रकाश के रूप में माना जाता है। प्रकाश है, मानव जीवन का रोशनी है। मूर्ख लोगों के पास जो है ये रोशनी नहीं होती है, लेकिन जब आप शिक्षा अध्ययन कर लेते हैं तो आप दुनियादारी को समझने लगते हैं, आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है और आपकी सोच भी बड़े लेवल की हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ये आपके जीवन में प्रकाश के समान होता है शिक्षा। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दर्शनवाद, दर्शन फिलॉसफी जो है, संस्कृति जो आपकी संस्कृति सभ्यता है, उसके बाद आपका जो है मतवाद, आपकी जो विचार हैं, दृष्टिकोण है, और समाज एक ही बिंदु पर टिके हुए हैं, सब आपस से जुड़े हुए हैं। जबकि पाश्चात्य व्यवस्था में सबको अलग अलग माना गया है। भारतीय समाज या भारतीय शिक्षा प्रणाली सबको एक मानता है, चाहे वो दर्शनवाद हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका मतवाद हो, सब एक ही मानता है। जबकि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो वो सबको डिफरेंट जो है पार्ट मानता है एजुकेशन। भारतीय वेदों के अनुसार, भारतीय वेद क्या कहता है, यदि ब्राह्मण भी विद्या
से रहित हैं, विद्या अगर उनके पास नहीं है तो वो भी शूद्र के समान ही हैं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के तुल्य है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है और इससे पता चलता है कि विद्या कितना आवश्यक तत्व है। आप संस्कृत के बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे, विद्या ददाति विनयम। नहीं, ये सब जो श्लोक है ये अपने आप में विद्या की महत्ता को बताता है, क्योंकि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए विद्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं तत्व है। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य भी एक पशु के तुल्य ही होता है। तो ये सब वेदों से ही आपका आ गया है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ढंग हैं और उसमें जो है सबसे पहला है परा। परा किसको कहते हैं पूछ देगा, लाइन दे देगा। ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, चाहे वह उच्चतर हो या आध्यात्मिक, किस रूप में या क्या नाम से जाना जाता है वैदिक साहित्य के अनुसार, तो उसको हम लोग परा कहते हैं। TRE 4 की बहाली थोड़ा डिले जाएगा और मैं पहले से बता रहा हूँ थोड़ा ये डिले जाएगा आपका, चूँकि कैलेंडर गड़बड़ हो गया है BPSC का। अभी तक प्रशासनिक सेवा जो कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट था, उसका अभी तक कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है, तो प्रभावित तो है पूरा BPSC, तो परेशान नहीं हो, तैयारी में जारी रखिए। मैथ, रीजनिंग ये सब पे विशेष फोकस कीजिए। जो जो सेक्शन ईजिली बन जाता है, गलत नहीं होता है, उस सेक्शन पे विशेष फोकस करके तैयार रहिए। अभी से तैयारी कीजिए। TRE 4.0 आएगा, थोड़ा टाइम लेके आएगा और ये जो नए लोग हैं उनके लिए एक कह सकते हैं शुभ संदेश ही है। जो लोग पुराने हैं वो तो अभी TRE 3 दे के ही बैठे हैं और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उनका इस बार ही काम तमाम होने वाला है, कल्याण होने वाला है। बाकी जो लोग कमी छोड़ के आए हैं एग्ज़ाम के पेपर में, वो लोग पढ़ाई में लग जाइए। वैकेंसियाँ भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, आपका होगा कि नहीं होगा ये तो किसी को नहीं पता है, इसीलिए तैयारी कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कब आएगी, जब आना होगा उसको आ ही जाएगा। काल चक्र है, जब उसका समय आएगा स्वयं आ जाएगा। आप तैयारी कीजिए। चलिए, परा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है, वो ज्ञान आपको वेद देता है। वेद जैसे बहुत सारे वेद हैं ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। ये सब से जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं परा ज्ञान। ठीक है, दूसरा है अपरा, और लगा दीजिए आगे में, अपरा यानी जो हम स्वयं सीख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग स्कूल जाके ही अध्ययन करते हैं फिर उनको ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अकबर अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके पास ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग अपने जीवन में ही सीख लेते हैं, जीवन से ही मिल जाता है, तो उसको हम लोग अपरा कहते हैं। इसको निम्न या धर्मनिरपेक्ष ज्ञान के रूप में भी, विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मनुष्य स्वयं ही आसपास के वातावरण से, क्रियाकलाप से सीख लेता है। ठीक है, अपरा हो गया। अब देखिए, मूल रूप से प्राचीन शिक्षा पर, अब कहिएगा इतना थ्योरी पढ़ाने की क्या आवश्यकता है आपको? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो मैं लास्ट में 10 भी क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी इसलिए मैं हर एक एग्जाम में फोकस करता हूं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो नए होते हैं और जो क्वेश्चन बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो थ्योरी से ही क्वेश्चन निकालते हैं। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे हमसे पढ़िए नहीं पढ़िए, किसी अन्य टीचर से भी पढ़िए, तो वैसे टीचर से पढ़िए जो आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देख करके बताने वाले शिक्षक से कभी ना पढ़ें। मैं सबको सलाह देता हूं, या खुद भी स्टडी करें तो केवल ऑब्जेक्टिव को रटने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कम समय में सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर आप लगे रहिएगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी और होगा भी कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग पूछेगा और आप वहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो रहेगा नहीं आपके पास, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको थ्योरी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बैच जो है वो बेट और नेट लेवल का चल रहा है, इसीलिए आप लोग थ्योरी पे विशेष ध्यान दीजिए। मूल रूप से प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में 3 बुनियादी चरण था। जो प्राचीन शिक्षा था 3
जो चरण है उसके आधार पे होता था। क्योंकि पहले तो किताब कॉपी छपा हुआ था नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि यूट्यूब पे सर्च मार के वीडियो देख लिए किसी टीचर का। क्या था, तो गुरु के पास जाना होता था। उपनिषद का अर्थ भी होता है गुरु के निकट जाकर के ज्ञान अध्ययन करना। उपनिषद यानी गुरु के निकट जाकर के बैठ करके अध्ययन करने को ही उपनिषद नाम दिया गया था। यानी उस समय जो था, ना ही हमारे पास कागज कलम कॉपी या छपाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था। चूँकि ये भी आया है आपको, पुर्तगाली लोग आए हैं उसके बाद ही 15वीं सदी में आपको भारत में जो है कागज़ और जो है प्रिंटर कह सकते हैं छपाई खाना का जो है यहाँ पे काम होना शुरू हुआ। ऐसे कई बार पूछ देगा कि कागज़ का आविष्कार या छपाई खाना सबसे पहले कहाँ पे हुआ, किताब बनाए गए तो चीन में बनाए गए थे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। तो यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला श्रुति आधारित, सुन करके गुरु जी भी अपने गुरु से सुन करके सीखेंगे, याद करेंगे। फिर शिष्य को भी वो अपने जो उनके याददाश्त शक्ति में है उसको सुना करके सिखाएंगे, याद कराएंगे। तो उस स्थिति में भी आपका क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रवण। उसको क्या बोला जाता है, श्रवण। दूसरा होता है मनन करना। कहते हैं ना कि चिंतन मनन कीजिए, क्या आप जो पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं कि नहीं, तो उसको कहा जाता है मनन। विद्यार्थी मनन करते हैं, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, भयन लिखा गया, मनन करते हैं और उसका स्वयं विश्लेषण करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, मनन करते हैं। कोई भी टॉपिक जब आप सुनते हैं किसी गुरु जी से, जैसे आप बचपन में कहानियाँ सुनते होंगे, जब जंगल आता होगा तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता होगा जंगल का। शेर जब बोलते होंगे तो एक शेर दिखाई देता होगा आपके माइंड में, ठीक है, वो आपका मनन होता है, चिंतन करना। आपके जो आप डाटा को कोरिलेट करते हैं, नहीं जो डाटा पहले से फिक्स है। जैसे कोई चर्चा किया अंधेरी रात, तो आप जब अंधेरी रात को देख रखते हैं तो आपकी कल्पना वहाँ पे चली जाती है। तो उसी तथ्य को जब वो आप अपने माइंड में विश्लेषण करते हैं वही मनन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका निधिध्यासन, जिसका अर्थ सत्य की समय और उसे वास्तविक जीवन में लागू करना। जो आप पढ़ते हैं, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सभी लोग पढ़ के जाते हैं। एथिक्स पेपर भी होता है आईएएस में, लेकिन जब बन जाते हैं तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी बन जाते हैं। घूस पे ही बात करते, बिना पैसा लिए जो है कोई काम नहीं करते हैं। तो वो उस चीज़ को आत्मसात नहीं करते, केवल पढ़ लिए लेकिन वो लागू नहीं करते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि आप सुन करके सीखे, उसको मनन कीजिए और उसको अपने जीवन में भी लागू कीजिए, ठीक है। तो ये मूल रूप से जो है प्राचीन शिक्षा की 3 बुनियादी चरण थे। अगर पूछेगा प्राचीन शिक्षा का इनमें से कौन बुनियादी चरण नहीं था, तीनों दे देगा, चौथा कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप समझ जाइएगा। इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब आते हैं प्राचीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ करते थे प्राचीन समय में। तो सबसे विशेष जोर दिया जाता था चरित्र निर्माण पे, कैरेक्टर पे, ठीक है। जो बच्चों को आप देखते होंगे गुरुकुल परंपरा था। गुरुकुल में जाकर के बच्चे गुरु के साथ रहते थे और फिर उनके चरित्र का निर्माण उस बाल काल में जो होता था वो बहुत ही बेहतर तरीका से होता था। क्योंकि गुरु का जो नज़र होता था, पैनी नज़र हर एक शिष्य पे होता था, क्योंकि गुरु के साथ ही उन लोग का रहना खाना पीना होता था। तो प्राचीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता था। दूसरा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता था, हर एक रूप से विकास होता था, शारीरिक रूप से भी, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगासन, ध्यान, आध्यात्मिक रूप से भी। यानी इससे क्या होता था कि हर एक, अभी क्या होता है हम लोग केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर नौकरी हटा दिया जाए ना, इससे काट दिया जाए तो कोई लोग किताब छुएंगे तक नहीं। अगर सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिया जाए इंडिया में तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति किताब लेकर के, बहुत कम लोग ही होंगे जो उस चीज़ को सीखने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम लोग केवल और केवल जीविकोपार्जन चलाने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनकम जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम तरक्की करें, ठीक है। तो अभी का एजुकेशन सिस्टम अलग है, लेकिन जो प्राचीन समय का एजुकेशन, उस समय सरकारी नौकरी के लिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा था।
वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ रहा था, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो, समाज में उसकी इज्जत बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। और खास करके जो राजा महाराजा होते थे, चाहे वो कितने भी बड़े धनी मनी क्यों ना हो, अपने पुत्र को उस गुरुकुल में जाके छोड़ते थे। और एक पीरियड चलता था गुरुकुल का, 10 से 15 साल बच्चे वहाँ रहते थे, और जब वो परिपक्व हो जाते थे हर एक रूप से, तो वो अपने घर आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हुआ करता था। कहाँ पे? गुरुकुल में। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को भी वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। नैतिक शिक्षा तो अभी भी दिया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में नागरिक जो शिक्षा है, किस प्रकार से एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको भी वहाँ पे सिखाया जाता था। खास करके सदा सत्य बोलना, सत्य बोलने की जो नागरिक, जैसे कोई भी व्यक्ति कैसे वो सामाजिक कर्तव्य को निर्वाहन करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, वो सत्य बोलना उसको सिखाया जाएगा। सत्य बोलो सदा, झूठ नहीं बोलना है, धर्म का आचरण करना है, अधार्मिक कार्य नहीं करना है, कोई भी अधर्म का काम कोई भी नहीं करना है, धर्म का आचरण करते रहना है। अपने जो अपने जो परिश्रम में क्या करना है कि अपने परिश्रम में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना है। ठीक है, जो लोग आलस्य करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। ऐसे तो हम लोग जो अभी भी ये सब शिक्षा दिया जाता है, सबसे बड़ा पाप है आलस्य। ठीक है, तो आलस्य अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्व अध्याय विशेष रूप से जो छात्र हैं वो करते हैं और फिर उनको सफलता मिलती है। तो अपने परिश्रम और स्व अध्याय में आलस्य ना करें, ऐसा भी सिखाया जाता था। अध्ययन, अध्यापन के कर्तव्यों की उपेक्षा न करना, साथ साथ माता पिता आचार्य अतिथि का सम्मान करना। अभी क्या होता है कि गुरुओं का सम्मान लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको लगता है, और कुछ वैसे टीचर भी हो चुके हैं सम्मान लायक नहीं हैं, इस कारण से भी ऐसा होता है। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए एक शिष्य को, भले ही गुरुजी 1 to 5 को ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो बचपन में शिक्षा दिए हैं और आप प्रोफेसर बन जाइए, IAS बन जाइए, अधिकारी बन जाइए, तब भी आपको क्या करना है, उनके सामने नतमस्तक हो करके उनको सम्मान करना है। अपने माता पिता को सम्मान देना है, अपने अतिथि को सम्मान देना है। तो ये सब आपके अंदर कह सकते हैं संस्कार को लाता है। तो इस सब में आज आपका जो प्राचीन शिक्षा महत्वपूर्ण था। केवल दोष रहित कार्यों को करना, लोगों के अच्छे कार्यों की अनुकरण करना, ये सब प्राचीन शिक्षा में सिखाया जाता था। संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, जो आपकी संस्कृति है, जैसे हम लोग की संस्कृति थी, सुबह अतिथि देवो भव मानते हैं, अतिथि की पूजा करते हैं, अतिथि को जो है जब कोई अतिथि आते हैं उसका सत्कार करते हैं। ठीक है, तो ये सब संस्कृति है, इसकी संरक्षण करना है। सुबह उठे माता पिता को प्रणाम किए, गुरुजनों को प्रणाम किए, ये सब संस्कार। और बचपन से आपको माता पिता अगर संस्कारी हैं तो वो आपको जरूर ये सब संस्कार दे रहे होंगे। भले आप उस चीज़ को नकार रहे हैं, भूल गए हैं, लेकिन आपको जो है वो संस्कार मिलता है, अपने परिवार से ही मिलता है, जो कि प्राचीन समय से ही भारतीय लोगों में ये परंपरा चलती आ रही है। बड़ों को पैर छू के प्रणाम करना, धीरे धीरे ये सब आप देखेंगे जब पाश्चात्य शिक्षा आया तो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना, धार्मिकता यानी अधर्म नहीं करना है, पाप नहीं करना। पाप की बहुत बड़ी परिभाषा होती है, गलत कर्म, इतना ही जानिए, गलत कर्म जब आप नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर क्या सही है क्या गलत है इसको समझ के आप काम करते हैं, ईश्वर में निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपका जो कार्य होता है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो उसका संचार करना यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का ये सब ये प्राचीन शिक्षा का ये सब उद्देश्य होता था। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम क्या होते थे उस समय प्राचीन समय में। तो ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल का जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, वो वैदिक साहित्य का अध्ययन करना ही होता था मेन रूप से। वैदिक साहित्य में आप पढ़े ही हैं, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये सब का अध्ययन करना होता था। उत्तर वैदिक युग में एक है आपका ऋग्वैदिक काल,
जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल। फिर है आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का काल, जो कि उत्तर वैदिक काल है, उसके तहत उपनिषद बने थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, जो कि वेदों को समझने के लिए कह सकते हैं टीका हुआ करता था। साथ साथ जो साहित्य थे वैदिक, उसको सरल बनाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। और अब देखिए नेट या बेट किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो पाठ वेदांग का नहीं है। ठीक है, 6 वेदांगों का नहीं है, दे देगा ऑप्शन शिक्षा, कल्प, व्याकरण और एक कोई दूसरा डाल देगा, कोई भी ऑप्शन डाल के। तो याद रखिएगा ये जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे आपके वेदांग हैं। 6 वेदांग थे, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये सारे क्या हैं? वेदांग हैं। तो इसका भी सिलेबस हुआ करता था पाठ्यक्रम, और बच्चे इसको पढ़ा करते थे। उसके बाद कई बार पूछेगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ देगा आपको वेद कितने हैं, तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। वेदांग कितने हैं? अभी तुरंत हमने बताया 6 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, 64 कलाएं हैं, 18 शिल्प है, 14 विधाएं हैं। तो पूछ देगा विधाओं की संख्या कितनी थी वैदिक काल में, तो 14। शिल्प की संख्या कितनी थी, तो 18। कलाएं कितनी थी? ठीक है, कलाएं, और आप कामसूत्रा पढ़े होंगे वात्सायन का, उसमें जो है 64 कलाओं के बारे में चर्चा है। तो ये सब जो ग्रंथ था, ये सब आपके सिलेबस में हुआ करते थे उस समय। प्रणाली जो थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल को शिक्षक के गृह के रूप में माना जाता था, और इस अंतःवासीन में छात्र और उनके परिवार के सदस्यों की भांति रहते थे। जो छात्र थे किसके परिवार के सदस्य की भांति रहते थे? तो गुरुजनों के परिवार के सदस्य की भांति वहां पे रहा करते थे, और अपना निरंतर प्रयास, व्यक्तिगत निर्देश के अनुसार कार्य करते थे, और छात्रों की मानसिक क्षमताओं का भी विकास वहां पे हो जाता था। मुख्य प्रकार के शिक्षक, कितने प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे? शिक्षक का भी वैरायटी है, जान लीजिए। कभी शिक्षक कहा गया, कभी गुरु कहा गया, कभी प्राचार्य कहा गया, कभी आचार्य कहा गया। तो सबका अपना अपना एक अर्थ है। आचार्य किसको कहा जाता था वो जानिए। आचार्य कौन होते थे? विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए जो वेदों का अध्ययन करवाते थे। ठीक है, वैसे शिक्षक जो विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेते थे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वेदों का पढ़ाई करवाते थे, वेदों के बारे में बताते थे, तो वैसे शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद है उपाध्याय। शब्द आता है उपाध्याय कौन होते थे? ठीक है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए केवल वेद या वेदांगों के एक भाग को एक भाग ले लिए। जैसे होता है ना, अभी मैथ का टीचर जो है कोई चैप्टर ले लिए उसी को पढ़ाएंगे। अब हमारे जैसे टीचर हैं, हम तो सब विषय ही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर क्या हैं कि एक कोई पोर्शन ही पढ़ाते हैं और उनमें उनकी विशेषज्ञता होती है, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे 10 वॉल्यूम है। जब आप बड़े बड़े कोचिंग, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस चलाते हैं कोचिंग का, वो लोग क्या करेंगे कि 10 पार्ट का 10 टीचर रखेंगे। भले कितना नॉलेज है नहीं है उससे मतलब नहीं है, तो लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, उस आधार पे वो काम करते हैं। तो 10 टीचर लगा दिए। कोई अपना ICT पढ़ाएगा, कोई अपना उच्चतर शिक्षा पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई रीजनिंग पढ़ाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट को पढ़ाएगा। तो वैसे शिक्षक को उस समय प्राचीन समय में उपाध्याय कहा जाता था, जो कि अपने आजीविका, जो कि साधन है धन कमाने के लिए, वेद या वेदांगों के केवल एक भाग को पढ़ाते थे। ठीक है, अब आते हैं एक नया शब्द आ गया, चरक। चरक ऐसे एक विद्वान भी हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। चरक संहिता, जो कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जाना जाता है, चिकित्सा विज्ञान में।
लेकिन यहाँ पे एक जो पद है उसको लेकर के है। कुछ शिक्षार्थी जो उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कुछ विद्यार्थी जो थे वो उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विदेशों से आते थे, जैसे चीन से आगे, कोरिया से आगे, जैसे आपका वेनसांग आया, इत्सिंग आया, फाहियान आया। तो ये लोग यहाँ पे ज्ञान अध्ययन करते थे और कुछ दिन पढ़ाते भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं केवल अध्ययन ही करते थे, आगे चल करके ये लोग पढ़ाते भी थे उस स्कूल कॉलेज में, जो भी विश्वविद्यालय होता था। तो ये लोग चरक कहलाते थे। उसके बाद गुरु, गुरु कौन होते थे उसके बारे में जानिए। शिक्षा प्रदान करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और गृहस्थ जीवन अपने फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ रहते थे, शिक्षा का ज्ञान बांटते थे लोगों के बीच में, और उसके बदले में पालन पोषण, चाहे अनाज हो चाहे जो भी हो, उनकी जो आवश्यकताएं थी उसका ख्याल, जो लोग के बच्चे वहाँ जाते होंगे पढ़ने के लिए, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सामाजिक स्तर का हो, कोई भी हो, सामान्य लोग के भी बच्चे पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो वो लोग उनके ज़रूरतों की सामान को लेकर के उनको पहुँचाते थे, देते थे, और फिर गुरुजी जो है उसको पढ़ाते थे, तो गुरु कहलाए। यानी शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जो जीते थे वो गुरु कहलाते थे। उसके बाद एक शब्द है युजन सातिका, वो अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे आजकल के होते हैं ना मोटिवेटर बाबा, सब बहुत सारे बाबा दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं और ज्ञान देते हैं, ठीक है, प्रवचन देते हैं, जिससे बहुत लोग का कल्याण होता है। तो वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे और दूर दराज जा जा करके अपना शिक्षा के बारे में लोगों को बताते थे या ज्ञान देते थे। एक सिखा हुआ करता था, वो नृत्य जैसी कलाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को बांटता था, यानी नृत्य सिखाने का काम था सिखा का। चलिए अब आ जाते हैं, बात करेंगे प्राचीनतम शिक्षण संस्थाएं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, और मैं बता दूं कि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, अभी मेरा प्राचीन उच्चतर शिक्षा का चल रहा है, फिर मध्यकालीन, आज प्राचीन और मध्यकालीन इसी वीडियो में हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन जो मॉडर्न जो हिस्ट्री का है, भारतीय आधुनिक इतिहास का है, अंग्रेज़ों के समय से किस प्रकार से विकास हुआ है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-5 क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से